हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नवीन कुमार। आज हम जो एफएसएल से रिलेटेड हमने महा मैराथन स्टार्ट की थी, वो बीच में एक दो दिन हम क्लासेस नहीं ले पाए क्योंकि दिवाली का उपलक्ष्य था। दिवाली के त्यौहार पे काफ़ी बिजीनेस होने के कारण और अदर जो हैं जैसे ग्रुप डी और ग्रुप सी से रिलेटेड उस पर काम चला हुआ था, साथ में पीजीटी से रिलेटेड काम चला हुआ था। तो आज हम जो एमसीक्यू करने वाले हैं, एमसीक्यू में हम क्रोमेटोग्राफी पे ही डिस्कस करेंगे क्योंकि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बायोफिजिकल बायोकेमिकल टेक्निक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप एफएसएल में क्या बनने जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है या साइंटिफिक असिस्टेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है या असिस्टेंट है या डार्क रूम अटेंडेंट है, उन सभी में टेक्निकल सिलेबस में क्रोमेटोग्राफी ये है। और दूसरी चीज़ बहुत मैटर करता है, क्रोमेटोग्राफी से 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा बार देखे गए हैं एफएसएल के एग्ज़ाम में, तो इसलिए आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी में कौन सा ऐसा एरिया है या किस टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ एंड द मोबाइल फेज इज मेड अप ऑफ। देखिए, जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसमें आपको जो स्टेशनरी फेज है वो देखनी है और आपकी जो मोबाइल फेज है वो देखनी है। स्टेशनरी फेज क्या होगी, आपकी सॉलिड होगी, ठीक है। आंसर आपका क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसमें आप थिन लेयर में क्या कर रहे हैं, बेडिंग कर रहे हैं, या मान ली कोई ऐसा जो सॉलिड मटेरियल है या कोई केमिकल है उसकी आप क्या कर रहे हैं, परत ले रहे हैं, उसके बाद लिक्विड का आप फ्लो कर रहे हैं। तो इसलिए अब क्या होगा, जो स्टेशनरी फेज होगी वो क्या होगी, इसकी सॉलिड होगी, और जो आपकी मोबाइल फेज है वो क्या होगी, आपकी लिक्विड होगी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगर सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी इज ए फिजिकल मेथड दैट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड एनालाइज। जो ये क्या है कि फिजिकल मेथड है जो सेपरेशन और एनालिसिस में हेल्प करता है। तो देखिए, सिंपल मिक्सचर को करता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को करता है, विस्कस को करता है, मेटल को तो देखो करता नहीं है, तो इसलिए आप मेटल की तरफ तो सोचना भी मत। अब इसमें क्या है, सिंपल मिक्सर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सर है, तो ये एक फिजिकल मेथड है। जो कॉम्प्लेक्स मिक्सर है उसको क्या करेगा, सेपरेट और एनालिसिस करने में वो हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स को। बी इज ए राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में, इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, द स्टेशनरी फेज इज कंपोज्ड ऑफ एंड मोबाइल फेज इज मेड। देखिए, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, क्या क्या, अब वो देखते हैं हम। ऑब्वियस सी बात है, जब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगी तो उसमें जो स्टेशनरी फेज होगी वो आपकी लिक्विड होगी और जो मोबाइल फेज होगी वो आपकी क्या होगी, गैस होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड क्या होगी, आपकी स्टेशनरी फेज होगी, और जो गैस होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी मोबाइल फेज होगी। ये ध्यान रखना क्योंकि 2 फेज होती हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ एंड मोबाइल फेज। कॉलम में भी ऐसा ही होगा, कॉलम में क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होगा। सॉलिड क्या होगी, आपकी बेडिंग करेगी, बेडिंग बनाएगी, ठीक है। मान के चलिए एक कॉलम है, ये कॉलम है, यहाँ पे क्या करेगी, जो सॉलिड है वो बेडिंग करेगी और जो लिक्विड है वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, ठीक है। वो आप अपने जो भी मिक्सर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सर है या किसी को भी आप एनालिसिस करना चाहते हैं वो इसके ही जरिए आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसका जो आंसर है वो सॉलिड एंड लिक्विड है। सॉलिड एंड लिक्विड, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड क्या होगी, आपकी स्टेशनरी फेज होगी, लिक्विड क्या होगी, आपकी जो मोबाइल फेज होगी, किसमें, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। उसके बाद इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी स्पॉटेड ऑन ए सॉलिड व्हाट। किसमें, वो जो क्रोमेटोग्राफी है, जो स्टेशनरी फेज है वो कैन बी डॉट 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 स्पॉटेड ऑन ए सॉलिड। किसमें स्पॉट होगा उसका, ऑब्वियस बात है सॉलिड और लिक्विड में ही होगा, क्योंकि अब बात करें क्रोमेटोग्राफी की तो स्टेशनरी फेज क्या होगी क्रोमेटोग्राफी में, वो आपकी सॉलिड और लिक्विड है, ठीक है। स्पॉटेड ऑन ए सॉलिड, वो सॉलिड मैट्रिक्स पे ही क्या करती है, वो स्पॉट करती हैं। तो इसमें क्या है, सॉलिड और लिक्विड, इसका एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर है, सॉलिड एंड लिक्विड। क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में क्या है, 2 आपके, जब भी हम सॉर्ट आउट करते हैं या मिक्सर को हम कॉम्प्लेक्स मिक्सर का हम आइसोलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें क्या होगा, 2 फेज होती हैं। एक क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को
वो दो फेज का इंटर जो फेज है, दो फेज का, एक स्टेशनरी फेज, एक आपकी मोबाइल फेज। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है मॉलिक्यूल, जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है या कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है उसकी, तो वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड क्या स्टेशनरी फेज में है या सॉलिड स्टेशनरी फेज में है या लिक्विड स्टेशनरी फेज में है। तो दोनों में हो सकता है, सॉलिड जो है स्टेशनरी फेज सॉलिड की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो मोबाइल फेज है वो सॉलिड जो है, अगर आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो मोबाइल फेज आपका क्या होगा, लिक्विड एंड गैस। ये चीज का ध्यान रखना है, सॉलिड एंड लिक्विड इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस लाइन रिजोल्यूशन इज अचीव्ड व्हेन डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन। बेस लाइन हम कब अचीव करते हैं, जब आपका डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो, दैट इज 1.5। ये ध्यान रखना आपका 1.5 जो है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बेस लाइन रिजोल्यूशन तब आप अचीव करते हैं जब उसका डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन कितना है, सेपरेशन कितना हो, 1.5 है। ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना। टाइम टेकन बाय एनालाइट आफ्टर सैंपल इंजेक्शन टू रीच द डिटेक्टर इज कॉल्ड। देखिए जो भी आपका एनालाइट्स हैं, ठीक है ना, आफ्टर सैंपल इंजेक्शन, जैसे आपने सैंपल को इंजेक्ट किया क्रोमेटोग्राफी में, वो डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए जो टाइम टेकन है, उस हम टाइम टेकन को क्या बोलते हैं, दैट इज ए रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम होता है क्योंकि देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स है कॉम्प्लेक्स हैं, दैट डिपेंड ऑन द सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या है क्रोमेटोग्राफी में, तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, और आपकी जो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन तरीके के आपके मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज से ज़्यादा देर तक बाइंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इल्यूशन होगा वो बहुत लेट होगा। अगर वो स्टेशनरी फेज से बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी कम है, वो क्या करेगा, मोबाइल फेज के साथ ईजी से मूव करेगा, जितना जल्दी मूव करेगा उसका रिटेंशन टाइम उसी से वो नोट करेंगे हम। तो यही तरीका होता है कि मोबाइल फेज के साथ अगर वो मोमेंट फास्टली कर रहा है तो वो ईजी से वो हम उसको ये मान के चले एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो स्टेशनरी फेज से बाइंड करता है लेकिन उसका इल्यूशन जो है वो उसमें टाइम लगेगा, तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम, ठीक है, दैट इज ए रिटेंशन टाइम। नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ मोबाइल फेज टू पास थ्रू कॉलम। उसको अगर मान लीजिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ मोबाइल फेज, मोबाइल फेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब कॉलम के अंदर से क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, देखिए उसको बोलते हैं डेड टाइम। क्योंकि वो जो टाइम होता है वो आपका किसी भी मोबाइल फेज का क्या होता है, जब भी वो स्टेशनरी फेज से मूव करेगा तो इस तरीके से जो उसका टाइम होगा वो एक तरीके से फिक्स होगा कि इतने टाइम में ये मूवमेंट करेगा, तो उसको बोलेंगे हम डेड टाइम। रिटेंशन टाइम मैंने बता दिया, अब डेड टाइम आप चेक कर लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट है एडजस्टेड रिटेंशन टाइम इज रिमेनिंग रिटेंशन टाइम आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम। देखिए अब देखिए हमने तीन टाइम किए, रिटेंशन टाइम किया, हमने डेड टाइम किया, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने इनकी फ्रेमिंग की है। एडजस्टेड रिटेंशन टाइम इज द रिमेनिंग रिटेंशन टाइम आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द। देखिए जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे दोनों को, जब हम घटा देंगे डेड टाइम को, रिटेंशन टाइम को, उसको बोलते हैं एडजस्टेड रिटेंशन टाइम। तो एडजस्टेड रिटेंशन टाइम ART किसको बोलेंगे, जब हम डेड टाइम और रिटेंशन टाइम को दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग डेड टाइम फ्रॉम द रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम से जब हम रिटेंशन टाइम से हम डेड टाइम को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एडजस्टेड रिटेंशन टाइम। ये ध्यान रखना है इसका। इट मीन्स एडजस्टेड ART इज इक्वल टू आपका रिटेंशन टाइम माइनस में डेड टाइम। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है। एडजस्टेड रिटेंशन टाइम क्या है, आपका रिटेंशन टाइम माइनस में आपका डेड टाइम, ठीक है ना। डेड टाइम के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि हर एक जो मॉलिक्यूल है जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं उनका जो रिटेंशन टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, दैट ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडिंग कैपेसिटी विद द सॉलिड मैट्रिक्स, या आप बोल सकते हैं स्टेशनरी फेज के साथ, या उसका रिलेशनशिप मोबाइल फेज के साथ कैसा है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द क्रोमेटोग्राफ एज ए डिटेक्टर इन क्रोमेटोग्राफी, ए ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बिटवीन डैश एंड टाइम। एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, वो जो ग्राफ होता है उस किस किस के बीच में होता है, दैट इज बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड टाइम। ये ध्यान रखना आपको, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ये ग्राफ होता है, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफ जो क्रोमेटोग्राम है, क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसका जो हम डिटेक्शन करते हैं वो क्रोमेटोग्राम से करते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे, ग्राफ तैयार करता है। वो ग्राफ तैयार क्या करेगा, वो रिलेशनशिप दिखाता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये ध्यान रखना है इसका। उसके बाद इसका आंसर है कंसंट्रेशन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एडजस्टेड रिटेंशन वॉल्यूम इज रिमेनिंग रिटेंशन वॉल्यूम आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग। वही चीज है आपकी कि आपकी डेड वॉल्यूम और रिटेंशन वॉल्यूम। डेड वॉल्यूम अब किसको कर दो, एडजस्टेड, वो टाइम था, ये वॉल्यूम है। अब क्या करेंगे, एडजस्टेड रिटेंशन वॉल्यूम इज इक्वल टू रिटेंशन वॉल्यूम माइनस में डेड वॉल्यूम। डेड वॉल्यूम क्या है, अब देखिए, डेड वॉल्यूम आपकी वो है कि जो मोबाइल फेज है ना, उसका जो मोमेंट है किसमें, सॉलिड फेज में, ठीक है, वो उसकी क्या है, डेड वॉल्यूम है। अब क्या करें, एडजस्टेड रिटेंशन टाइम, जब आप निकालेंगे उसको क्या करो, रिटेंशन टाइम माइनस में डेड वॉल्यूम, रिटेंशन वॉल्यूम माइनस में डेड वॉल्यूम, ठीक है ना। या एडजस्टेड रिटेंशन वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस रिटेंशन वॉल्यूम माइनस that is dead volume, that is equal to ARV. Next, in automatic amino acid analyzer, एक automatic amino acid analyzer आता है, the sample containing dash of each amino compound is introduced at the top of ion exchange column। देखिए, जो ऑटोमेटिक अमाइनो एसिड एनालाइजर है ना, वो जो सैंपल कंटेनिंग है कितना, 0.05 दिस इज 0.05 टू 2 माइक्रोमोल का जो सैंपल होगा, जिसमें ऑफ ईच अमाइनो कंपाउंड इज इंट्रोड्यूस एट द टॉप ऑफ आयन एक्सचेंज कॉलम। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये आपका क्या होगा, सैंपल साइज होगा कि आप 0.05 टू 2 माइक्रोमोल ही सैंपल साइज उसमें पुट कर रहे हैं, और तब वो आपको क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक अमाइनो एसिड का एनालिसिस करके दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रेडियल कंप्रेशन वॉल्यूम व्हेन कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड सेपरेशन कॉलम। जब हम इसमें नोट ट्रू, क्योंकि ना एग्जामिनर क्या करता है, नोट ट्रू बीच में लगाता है, बच्चे ध्यान नहीं देते, और नोट ट्रू लगाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, उनका फोकस क्या होता है, आंसर को पढ़ने में होता है या ऑप्शन को, लेकिन वो नोट ट्रू बोल जाते। बच्चा ये इसलिए मैंने पुट किया है कि नोट ट्रू आप जरूर देखें कि इसने पूछा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रेडियल कंप्रेशन कॉलम व्हेन कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड सेपरेशन कॉलम। जब स्टैंडर्ड सेपरेशन कॉलम को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, रेडियल कंप्रेशन कॉलम के साथ, या रेडियल कंप्रेशन कॉलम को जब हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सेपरेशन कॉलम के साथ, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए अब क्या है, जब हम बात करें इंटरनल डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रेशर हो जाएगा, या फिर एनालाइजिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा, सोल्व, जब हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो उसमें क्या होगा, ओवरऑल जो ऑपरेटिंग है वो भी होगा, ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद एनालाइज द टाइम डिक्रीज, एनालिसिस टाइम डिक्रीज होगा, सोलवेंट फ्लो इंक्रीज होगा, सही है, ये तीनों की तीनों एकदम करेक्ट हैं। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, इंटरनल क्या है, इंटरनल डायमीटर जो डिक्रीज होगा ये एकदम से इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो आपको क्या नॉट ट्रू, नॉट ट्रू ढूंढना था। ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रेशर भी डिक्रीज होगा जब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, रेडियल को स्टैंडर्ड से करेंगे, तो रेडियल को जब स्टैंडर्ड से करेंगे तो इंटरनल डायमीटर डिक्रीज जो है वो नहीं होता, ये ध्यान रखना। ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रेशर डिक्रीज होता है, ये श्योर है, ठीक है ना। उसके बाद एनालाइजिंग टाइम भी डिक्रीज होता है, उसके बाद सॉल्वेंट फ्लो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द, अच्छा ये हो गया, हाँ सॉरी, which of the following is not true about the narrow bore column when compared to standard column। narrow bore column और जब हम स्टैंडर्ड कॉलम को कंपेयर करते हैं उनमें से ये ट्रू कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखना। देखिए
अब इनमें क्या होगा, इंटरनल डायमीटर डिक्रीज होता है नैरो टू, जब हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, ठीक है ना, इंटरनल डायमीटर डिक्रीज होता है, वोल्यूमेट्रिक फ्लो डिक्रीज होता है, सॉल्वेंट कॉस्ट इज सेव्ड, ठीक है ना, ये भी होती है। लेकिन ये नहीं होता, डिटेक्टर रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज नहीं होता, ये गलत है, ये डिक्रीज होता है। जब हम नैरो बोर से कंपेयर करेंगे, किसको, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, तो इनमें क्या होता है, डिटेक्टर रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज नहीं होता, ये डिक्रीज होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज द इमोबिलाइज बायोमोलिक्यूल एज ए स्टेशनरी फेज, इनमें से कौन सी ऐसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जो इमोबिलाइज बायोमोलिक्यूल स्टेशनरी फेज का यूज करती है, ठीक है ना। अब आप देखिए जो क्रोमेटोग्राफी है वो कई टाइप की होती है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आपकी एक्सक्लूजन है, एफिनिटी है, पार्टीशन है, या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। तो इनमें से क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए मुझे, जो यूज होगा इमोबिलाइज्ड बायोकेमिकल एज ए स्टेशनरी फेज, एक्सक्लूजन, एफिनिटी, जेल, बताइए इसमें से आपका होगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम मान के चलिए एक ऐसा प्रोटीन है जो आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है, ठीक है ना, या आपको क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है। तो आप उस प्रोटीन की सारी इंफॉर्मेशन जानते हैं, ठीक है, आपने एक सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, आपने उसके खिलाफ क्या किया, एंटीबॉडी जो हैं वो यूज करेंगे, और एफिनिटी जो कॉलम है उसमें क्या करेंगे, इमोबिलाइज कर देंगे एंटीबॉडी सॉलिड मैट्रिक्स के साथ, ठीक है ना, जो मैट्रिक्स बेडिंग हुई रखी है उसमें कॉलम में। एंटीबॉडी क्या ट्रैप करेगी आपके, जो जैसे ही आप सॉल्यूशन में या जैसे ही आप क्या करेंगे, सैंपल पुट करेंगे उसमें, तो वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, आपके प्रोटीन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, और एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग होगी, तो इजी से हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज द इमोबिलाइज्ड बायोमोलिक्यूलर स्टेशनरी फेज, कौन सी करती है, इमोबिलाइज्ड बायोकेमिकल एज ए स्टेशनरी फेज, वो है आपकी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी, ठीक है। एक्सक्लूजन में होता है साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि पोर साइज जितना हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं। जेल प्रीमिएशन में भी यही होता है, जैसे जेल प्रीमिएशन में आपका छलनी होती है ना घर में, सीव ट्यूब जो होती है उसी की तरह काम करता है। आयन एक्सचेंजर में हम क्या करते हैं, एक्सचेंजर लगाते हैं, कैटाइन अगर है, कैटाइन जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है तो उसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो हम बेडिंग करेंगे। जो एनायन है उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ताकि आपके एनायन को वो अट्रैक्ट करे, तो अपोजिट होता है, इससे ध्यान रखना है इसको। इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोबाइल फेज बी मेड ऑफ, ठीक है ना। मोबाइल फेज क्या क्या हो सकती हैं, देखिए सॉलिड है वो तो बेडिंग का काम करिए, स्टेशनरी फेज का काम करिए, तो मोबाइल फेज का तो काम ही नहीं कर सकती सॉलिड, ये तो एक समझदारी की बात है। तो मोबाइल फेज कौन कौन सी हो सकती है, या तो लिक्विड हो सकती है या गैस हो सकती है, दैट्स ऑप्शन करेक्ट, लिक्विड या गैस, ठीक है, ये ध्यान रखना मोबाइल फेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड एज ए एब्जॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिनन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड एज ए एडजॉर्बेंट इन कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। इनमें से जो यूज नहीं किया जा सकता, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज किया जाता है, सिलिका तो बहुत ही यूज किया जाता है, एल्यूमिना भी किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं किया जाता। पोटेशियम परमैंगनेट का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता, KMnO4, ठीक है ना, ये परमैंगनेट में आपकी जो है वो चेंज हो जाएगी, K2Mn4O7, इस तरीके से हो जाता है ये पोटेशियम परमैंगनेट का। तो इसमें आप ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से, एडजॉर्प्शन जो कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उनमें क्या होगा, कौन कौन सा जो केमिकल है वो यूज किया जाता है एडजॉर्बेंट की फॉर्म में, तो आप याद रखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज किया जाता है, सिलिका जेल भी यूज किया जाता है, एक्टिवेटेड एल्यूमिना भी यूज किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं यूज किया जाता, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन मिक्सचर ओवर ए 0.2 mm थिक लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट। क्या है क्वेश्चन, क्या है इनमें से ऐसी कौन सी क्रोमेटोग्राफी है जो सेपरेशन करवाती है मिक्सर का, जो कि जो मिक्सर है आपका कोई भी है वो कहाँ सेपरेशन हो रहा है, 0.2 mm थिक लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट,
ठीक है ना, वो जो लेयरिंग है उसकी क्या है 0.2 mm थिकनेस से ज़्यादा है, तो उसमें हम करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। Which of the following type of chromatography involves the separation of substance in a mixture over a 0.2 mm thick layer of adsorbent, ठीक है ना, वो थिन लेयर में करते हैं। गैस में नहीं कर सकते आप, पेपर में नहीं कर सकते आप, कॉलम में नहीं कर सकते आप, वो थिन लेयर में ही करते। कॉलम में तो ज़्यादा बेडिंग होती है, पेपर में थिन लेयर में आपकी जो बेडिंग होती है 0.2 mm वो रेंज होती है उसकी। In which type of chromatography the stationary phase held in the narrow tube and mobile phase forced through it under the pressure, बताइए किस में होगा। आपकी जो स्टेशनरी फेज है वो नैरो ट्यूब में है और मोबाइल फेज आपने प्रेशर के थ्रू उसको क्या किया है, फोर्सफुली आपने उसको क्या किया, मोबाइलाइज किया है। तो कॉलम होगा, प्लेनर होगा, लिक्विड होगा, इसका आंसर जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम ही तो होगा आपका स्टेशनरी फेज जो नैरो ट्यूब में होगी। तो ये ध्यान रखना बच्चे, इसको क्या कर गलती से गैस क्रोमेटोग्राफी कर लेंगे, लिक्विड कर लेंगे, नहीं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जब आपको दे रखा है कि एक नैरो ट्यूब में है, वो कॉलम ही होता है जो नैरो ट्यूब होती है। नेक्स्ट, इसमें हम 20 क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कशन करें। इसके बाद हो सकता है मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज्ड इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज किया जाता है, उसकी क्या बतानी है आपको, डिसएडवांटेज बतानी है। प्रोड्यूस द पल्स फ्लो, corrosive components, does not have small hold up value, does not have moderate flow rate, produce the pulse flow। देखिए इसकी क्या है, इस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है आपका, रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है उसके डिसएडवांटेज आपको बतानी है। वो है प्रोड्यूस द पल्स फ्लो। ये क्या करता है, पल्स फ्लो का क्या करता है, वो प्रोडक्शन करता है। ये नहीं है, ये नहीं है। जब आप, यही इसकी एक डिसएडवांटेजेस हैं जो रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं हम किसमें, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, वो पल्स फ्लो का ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ध्यान रखना। अगर आप चैनल पे नए हैं, और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम एफएसएल का जो अभी ये कर रहे हैं, मैं टॉपिक वाइज जो मुझे लगता है कि यहाँ से पूछा जा सकता है मैं वो कवर कर रहा हूँ, ताकि आप उस इन्वायरमेंट में इम्बाइब कर सकें और आप समझे कि एफएसएल की रिक्वायरमेंट क्या है। जो एचएसएससी ने सीनियर साइंटिफिक का और जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम लिया था, उन्हीं के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, ताकि आप इजी से समझ पाओ कि डिमांड क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी डिमांड क्या है। आप अननेसेसरी में कुछ भी चीज़ें करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसी तरीके से आप वो चीज़ें देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। आप, हमने क्रोमेटोग्राफी पे डिस्कस किया। क्रोमेटोग्राफी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, या जो आपकी अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, मैं वो कवर करवाऊंगा। लगभग जो मेरा आइडिया है, मैंने ये 50 to 60 क्वेश्चन प्रिपेयर किए क्रोमेटोग्राफी पे। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इन द सेंस क्यों है, क्योंकि देखिए जब तैयार करते हैं हम क्वेश्चन को, प्रिपेयर करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, जब हमें लगता है कि ये किसी एग्जाम में पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन, या इसी टाइप का यही क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी बेसिस पे मैं कोशिश करता हूँ उसकी फ्रेमिंग करूँ। दूसरी चीज़ क्या है, नीडी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे, क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें अपने किसी भी भाई बंधु या क्लिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।